मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 यानी अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊँगा। आज के वीडियो भाग 1 की जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार है। पहली विषय वस्तु है राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ये एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। अवकलन के उपयोग यानी अनुप्रयोग के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे राशियों के परिवर्तन की दर में किस तरह से उपयोग किया जाता है ये सीखेंगे। और आज हमारा इसी विषय वस्तु पर फोकस रहेगा और उसके बाद इसी विषय वस्तु की महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। विषय वस्तु है राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर, ध्यान से सुने इसे और समझें। माना कि x और y दो चर राशियां हैं और y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ x। चर x कोई स्वेच्छ वृद्धि डेल्टा x करने पर, अगर चर x में हमने कोई स्वेच्छा से छोटी सी वृद्धि डेल्टा x किया तो माना y में संगत वृद्धि डेल्टा y है। x की वृद्धि डेल्टा x है और y की वृद्धि उसके संगत कितनी है, डेल्टा y है। तब भिन्न डेल्टा y बटे डेल्टा x के सापेक्ष y में परिवर्तन की औसत दर होती है। समझ में आया? अगर हम सीमा ले लें, सीमा में जब हम इस डेल्टा x जो हर में है x की वृद्धि को अगर हम छोटा करते हुए जीरो की ओर ले जाएं, यानी डेल्टा x टेंड टू ज़ीरो, तब क्या होगा, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की औसत दर हो जाएगी लिमिट डेल्टा x टेंड टू ज़ीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और इसे आप जानते हैं, इसको हम किससे संकेत से लिखते हैं, dy बटे dx से लिखते हैं। अतः क्या मतलब हुआ, अतः अवकल गुणांक dy बटे dx x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर की माप होती है। समझ आया? यदि x और y दोनों किसी तीसरे चर t के फलन हों, x चर और y चर दोनों तीसरे चर t के फलन हों, तब क्या करेंगे, तब हम श्रृंखला नियम से y में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष, क्योंकि y t का फंक्शन है, तो dy बटे dt निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले dy बटे dx और dx बटे dx का भाग दिया, dx का गुणा किया, ये dy बटे dt ही है। तो इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे, dy बटे dt को लिखेंगे dy बटे dx इंटू dx बटे dt, और dy बटे dx होता है, पहला अवकलज है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बटे डी टी। इस सूत्र को ज़रा ध्यान से समझिए। इस प्रकार यदि एक चर के परिवर्तन की दर ज्ञात हो, यानी x में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर हमको ज्ञात है, ठीक है, क्योंकि x और y दोनों t के फंक्शन हैं। तो इस प्रकार यदि एक चर की परिवर्तन की दर ज्ञात हो तो दूसरे चर के परिवर्तन की दर ज्ञात की जा सकती है। इस सूत्र को आप ध्यान रखिए, यानी डी वाई बटे डी टी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डी वाई बटे डी एक्स इंटू डी एक्स बटे डी टी। ये परिवर्तन की दर ज्ञात है, इसके पहले अवकलज में गुणा कर दीजिए तो ये परिवर्तन की दर निकल आएगी, ये श्रृंखला नियम से। समझ में आया ये? तो चलिए हम अब इसी विषय वस्तु पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं और इसको समझते हैं। उदाहरण में पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बर्फ का एक गोला, गोला आपने पढ़ा है 10th में, बर्फ का एक गोला समान दर से पिघल रहा है। यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो गोले की त्रिज्या के सापेक्ष, गोले के त्रिज्या के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गोला आपने पढ़ा है, तो चलिए इसके हम संकेत ले लेते हैं। माना गोले की त्रिज्या r तथा उसका आयतन v है, तो आयतन का सूत्र आपने गोले का पढ़ा है, v कितना होगा, 4/3 पाई r क्यू, ये आयतन हो गया। r त्रिज्या, v आयतन है, तो v का सूत्र ये हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आयतन में परिवर्तन दर त्रिज्या के सापेक्ष निकालना था, तो क्या करना चाहिए, dv बटे dr निकालना है। ठीक है,
ये होता है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, ये आपको करना है। तो डी वी बटे डी आर कैसे आएगा, डी वी बटे डी आर और वी की वैल्यू जो वी है ये, इसका मान रख दीजिए 4/3 पाई आर क्यू। डिफ्रेंशिएट करिए, 4/3 पाई आर बाहर आ जाएगा और आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन आर के सापेक्ष क्या होगा 3r²। ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए तो कितना होगा 4 पाई r² आ गया, यानी डी वी बटे डी आर निकल गया। समझ में आ गया। अब डी वी बटे डी आर जब आर हमको दिया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो परिवर्तन की दर निकालिए। तो डी वी बटे डी आर हो जाएगा 4 पाई आर की जगह 7 रख दीजिए तो 7 का वर्ग हो जाएगा। 7 सत्ते 49 गुणित 4 196 पाई, यानी आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष क्या हुआ डी वी बटे डी आर का मान आया 196 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आयतन की इकाई हो गई घन सेंटीमीटर और ये प्रति मने बटे त्रिज्या की इकाई हो गई प्रति सेंटीमीटर। इकाई ध्यान से देखिएगा, तो 196 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। समझ में आया आपको। चलिए हम एक और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। ध्यान से देखिए, हवा के एक बुलबुले, तो हवा का बुलबुला भी गोला ही हो गया, तो हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या यानी आर 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या समय के साथ यानी dr/dt मान लीजिए, ठीक है। तो हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ये दिया हुआ। जब बुलबुले की त्रिज्या कितनी हो जाए 1 सेंटीमीटर हो, तब बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इसको समझिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे आयतन भी है और त्रिज्या भी और समय के साथ, यानी v और r दोनों t के फलन हैं। अब देखिए ध्यान से, माना कि t समय पर बुलबुले की त्रिज्या r तथा आयतन v है। t समय पर बुलबुले हवा के बुलबुले की त्रिज्या r और आयतन v है, तो उस समय आयतन का सूत्र लगा दीजिए, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। ये समझ में आया। अब डी वी बटे डी आर त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो 4/3 पाई बाहर आ जाएगा और आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन आर के सापेक्ष कितना होगा 3r²। यहाँ 3 से 3 कट गया तो 4 पाई r², पहले प्रश्न की तरह। तो ये आपका दूसरा हो गया, डी वी बटे डी आर आ गया आपका, ठीक है। अब प्रश्नानुसार बुलबुले की त्रिज्या की वृद्धि की दर, बुलबुले की त्रिज्या की वृद्धि की दर ये दिया हुआ है समय के साथ, यानी dr/dt दिया 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड समय के साथ, ये आपको वृद्धि की दर प्रश्नानुसार दिया है। अब हमें क्या करना है, अब t के सापेक्ष बुलबुले के आयतन में वृद्धि की दर हमें निकालना, यानी dv/dt निकालना। तो श्रृंखला नियम में देख लीजिए, dv/dt कर लिए, क्या करेंगे आप dr का भाग और गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा सूत्र dv/dr इंटू dr/dt। और dv/dr का मान आपको कितना आएगा, dv/dr ये आप 2 नंबर में दिया है dv/dr, तो यहाँ रख दीजिए 4 पाई r², और dr/dt ये 2 नंबर, इसमें 3 नंबर में दिया है कितना 1/2 दिया है ना। अब इसको सरल कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो यह है 2 पाई r²। 2 और 3 से मान रख दिया हमने, तो dv/dt का मान कितना आया 2 पाई r² आ गया, यानी आयतन का समय के साथ परिवर्तन की दर। अब प्रश्नानुसार dv/dt 2 पाई r की जगह यहाँ हम 1 लिखते हैं, क्योंकि r बराबर 1 पर ये निकालना था आयतन में परिवर्तन की दर, तो r बराबर 1 रख दीजिए, यहाँ 1 का वर्ग 1 आ गया। तो dv/dt का मान आया 2 पाई आयतन की इकाई क्या हो सेंटीमीटर क्यूब प्रति और नीचे समय की इकाई सेकंड, तो इसका मान आ गया समय के साथ हवा के बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, कितना उत्तर आया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आ गया आपका। समझ में आया आपको। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, घन का प्रश्न है, इसको भी आप ज़रा समझिए। प्रश्न 3 है,
एक घन, घन तो समझते हैं आप, है ना, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, देखो प्रति समय के साथ 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है आयतन। जब उसके कोर यानी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको निकालना। प्रश्न में देख लीजिए क्या दिया और क्या निकालना। तो चलिए पहले इसको हम मानते हैं कि माना कि घन के एक कोर की लंबाई x सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई x है, सभी कोरें बराबर होती हैं। मान लो कि घन का आयतन v है, v संकेत है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल s है, ठीक है। तब आयतन कितना होगा बताइए, भुजा का q होता है तो v हो जाएगा x3, और पृष्ठ का क्षेत्रफल s कितना होगा 6x², 6 इंटू भुजा का वर्ग। पढ़ें आप, जहाँ x समय t का फलन है, ये दिया हुआ है प्रश्नानुसार, और dv/dt आयतन में परिवर्तन की दर 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये दिया हुआ प्रश्न में। आयतन में परिवर्तन की दर समय के साथ दिया हुआ प्रति सेकंड के कारण। अब आप dv/dt 9 यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दीजिए dv/dt। अब क्या है, v को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना, तो v कितना था आपका x3, तो d/dt x3 हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, x3 को t मानते हो तो 3x² हो गया। अब चूंकि ये t नहीं था तो दोबारा कर दीजिए x को dx/dt, फलन का फलन, तो d/dt x3 होगा 3x² इंटू dx/dt, ये तो समझते हैं आप। चलिए, तो अब आप यहाँ से इसको पक्षांतर इधर कर लीजिए, 9 को इधर ले आइए, तो dx/dt का मान कितना आएगा, 3 इसके नीचे जाएगा, 9/3x², तो ये होगा 3/x², ये आ गया आपको dx/dt आ गया। इसका हम आगे प्रयोग करेंगे। अब आपको निकालना क्या था, ds/dt, क्या निकालना था आपको, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो ds/dt, तो d/dt s का मान आप 6x² रख दीजिए, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x² का ये 12x आएगा, और ये x t नहीं था तो dx/dt आ गया, तो ये 12x आया। और dx/dt ये देखिए यहाँ आपने निकाला था, इस dx/dt की वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए, कितना था 3/x², इसको हल कर लीजिए, तो 12×3 = 36, और ये x क्या होगा, कट जाएगा यहाँ, तो 36/x आ गया ds/dt। अब प्रश्नानुसार भुजा की लंबाई उस समय कितनी थी, x = 10 है, तो ds/dt ये 36/x में x की जगह 10 रख दीजिए, तो 36/10, यानी मान क्या आया, ds/dt बराबर आया 3.6, s की इकाई सेंटीमीटर² प्रति सेकंड समय की, तो ds/dt यानी उसके पृष्ठ क्षेत्रफल की दर, बढ़ने की दर हो गई 3.6 सेंटीमीटर² पर सेकंड। इसको देखिए बार बार, समझ में आया आपको। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4, देखिए इसको ध्यान से, प्रश्न को समझिए। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत यानी कुल कॉस्ट उस s इकाइयों के लिए रुपए में ये सूत्र दिया है, ठीक है। कुल लागत यानी कॉस्ट ऑफ x, ये आपको समीकरण दिया है 0.005x³ - 0.02x² + 30x + 5000 से दी जाती है, ठीक है। किसी वस्तु के x इकाइयों में उत्पादन में, मान कोई वस्तु कहें आपका उत्पादन होता है, उसके कई इकाइयाँ हैं, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की बाल्टियाँ बनती हैं, तो उसमें एक इकाई में 100 बाल्टी बनती है, दूसरी इकाई में 50 बनती, तीसरी इकाई में 100 बनती है, 125 बनती, तो कई इकाइयाँ। तो किसी वस्तु के x इकाइयों में उत्पादन में कुल लागत आपको यानी कॉस्ट ऑफ x क्या दिया, cx, ये सूत्र दिया है, समीकरण दिया है, इसे दी जाती है। तो सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात कीजिए, जिसको हम संकेत में MC से लिखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात कीजिए। जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहाँ सीमांत लागत जो है से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन की जो संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से, तात्कालिक परिवर्तन की दर से, यानी किसी वस्तु के निर्माण में जो वस्तु की कीमत है और जब उसका हम निर्माण कर रहे हैं उस समय जो उसमें अंतर आता है उसको तात्कालिक परिवर्तन कहते हैं। तो किसी स्तर पर उत्पादन की संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर
से हमारा अभिप्राय क्या होता है? सीमांत लागत। सीमांत लागत तो इसलिए क्या मतलब हुआ? चूँकि सीमांत लागत उत्पादन के किसी स्तर पर x इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर है, इसलिए सीमांत लागत जो होगा वो, चूँकि x का समीकरण है cx, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिए d dx c। अब c का मान ऊपर प्रश्न से आप देख लीजिए, d बाई डी एक्स, सी का मान है 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। तो ये सीमांत लागत कितना आ गया? इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यह अचर बाहर आ गया और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस 0.02 और एक्स स्क्वायर का 2x और 30x एक्स का 1 हो गया तो 30 और ये 5000 जो है कांस्टेंट था तो 0 हो गया। अब देखिए जब x बराबर 3 इकाई, x बराबर 3 है तब सीमांत लागत जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा? इस 3 का पहले इसमें गुणा कर दीजिए तो ये आएगा 0.015 एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो माइनस 0.04 और यहाँ x की जगह 3 और प्लस 30। तो सीमांत लागत हमारी जो आई, इसका आप इसको सरल करें, 3 3 9, 9 का इसमें गुणा करें तो ये आएगा 0.135 माइनस 3 का इसमें गुणा कर दीजिए माइनस 0.12 और प्लस 30। इन सबको आप सरल कर लीजिए तो 30.015 30.015 आ गया, 30.015 आया ये सीमांत लागत। अतः अभिष्ट सीमांत लागत अर्थात लागत प्रति इकाई कितना हुआ? 30.02 रुपये लगभग आ गया। तो इस तरह से हमने ये अवकलन का उपयोग किया। चलिए अब एक और प्रश्न अलग से लेते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? गोला, घन, सीमांत लागत। अब हम एक प्रश्न लेते हैं शंकु का। इसको ध्यान से देखिए। एक उल्टे शंकु की गहराई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। h 10 सेंटीमीटर, r 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसमें 1 सही 1/2 यानी 2 एकम 2 1 3/2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट ये आयतन है की दर से पानी डाला जाता है। वह दर ज्ञात कीजिए जिसमें शंकु में पानी का तल बढ़ रहा है। पानी का तल बढ़ रहा है मतलब आयतन, जबकि शंकु में पानी की गहराई कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर है। चलिए इस प्रश्न को जल्दी से हल करते हैं। देखिए, माना कि समय t पर पानी के तल की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। समय t पर पानी के तल की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। तब संलग्न आकृति से स्पष्ट है। जरा चित्र में देखिए आप जरा ध्यान से। ये एक उल्टा शंकु है, इसकी ऊंचाई h है और ये आधार की त्रिज्या ये दी हुई है, ठीक है। तो h की त्रिज्या 10 और आधार की त्रिज्या 5 दी है। इसमें पानी डाला गया तो ये जो पानी का तल है उसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h ले लेते हैं, ठीक है। अब इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखिए। तो इस r और h में संबंध क्या होगा? r/h निकाली तो 5/10, 5/10। तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। r/h 1/2 आ गया। आप क्या करें? r का मान निकालना है, h को इधर ले आई तो r बराबर h/2। इसको याद रखिए, r का मान h के रूप में कितना है? r बराबर h/2। अब चूंकि v क्या है? शंकु में पानी का आयतन है तो v बराबर क्या हुआ? 1/3 पाई r² h, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस r का यहाँ से मान रख देते हैं तो ये होगा पाई/3 r का मान कितना है? h/2 का वर्ग क्या होगा? h² इंटू h। इसको सरल करें तो ये हो जाएगा 4 × 12 पाई/12 h³। ये v का मान आ गया, इसलिए dv/dt निकल आएगा। कितना आएगा? पाई/12 बाहर आ गया और h³ का अब डिफ्रेंशिएट t के सापेक्ष करेंगे तो 3h², h t नहीं था तो dh/dt। और सरल कर लीजिए, 3 × 12 4 आया तो πh²/4 इंटू dh/dt dh/dt आ गया। इसको नंबर 1 डाल लीजिए। अब प्रश्नानुसार देखिए, शंकु में पानी के आयतन में वृद्धि की दर, शंकु में पानी के
आयतन की वृद्धि की दर यानी dV/dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ था? 3/2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट, ये 2 नंबर दिया हुआ था। तो इस 1 और 2 की मदद से हम यहाँ पे क्या करें, ध्यान से देखिए, dV/dt, ठीक है, ये आपका मान आया था। इसको आप यहाँ रख दीजिए, πh²/4 इंटू dH/dt, और इसका मान कितना? 3/2 दिया ना। तो अब ये dH/dt को मान निकालना, तो बाकी को पक्षांतर कर लीजिए, तो dH/dt हो जाएगा, बाकी पक्षांतर करेंगे तो 6/πh², ये आ गया मान। तो 6/πh उस समय कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर प्रश्नानुसार। h का मान रख दीजिए 6/π4², इसको सरल कर लीजिए तो dH/dt कितना आएगा? 3/8π सेंटीमीटर, h³ सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया। तो शंकु में पानी का तल बढ़ने की दर, शंकु में पानी का तल बढ़ने की दर का ये आंसर है, 3/8π सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो बच्चों, आज मैंने आपको हर एक प्रकार के प्रश्न कराए हैं। अपने अभ्यास पुस्तिका में आप देखिए और इन प्रश्नों को पहले समझिए। इस वीडियो को 1 बार या 2 बार देखिए। समझने के बाद अपने अभ्यास पुस्तक के प्रश्नों को जरूर करिए। अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को करने पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इंतज़ार कीजिए, अगला भाग शीघ्र ही भेजूँगा। धन्यवाद।